हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रहीम क्लासेस। बाबू आज हम लोग सेट नंबर 5 को देख रहे हैं ना, 5वां सेट देख रहे हैं। अभी आप लोग का सेट सीरीज चल रहा है बायोलॉजी का, तो जिसमें कि 4 सेट को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 5वां सेट देखने वाले हैं। ठीक है, ये आप आज का आपका लास्ट सेट होगा। इसके बाद फिर हम लोग मॉडल पेपर के ऊपर देखेंगे, मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, है ना। ठीक है, तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने किस सिद्धांत को, किस नियम को प्रतिपादित किया था, किस नियम को उन्होंने दिया था। ठीक है, तो वो दिए थे अनुवांशिकता का नियम, है ना। अनुवांशिकता का नियम उन्होंने दिया था, है ना। जेनेटिक्स का नियम दिया था। ठीक है, यह मेंडल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, अनुवांशिकता का सिद्धांत। इसी के सिद्धांत के आधार पर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा गया। अनुवांशिकी का पिता, है ना, अनुवांशिकी का पिता कह लीजिए या अनुवांशिकी का जनक कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, जो एक ऑस्ट्रेलियन पादरी थे। ये क्या थे? ऑस्ट्रियन पादरी थे। ऑस्ट्रियन पादरी थे, है ना। ऑस्ट्रेलियन मत समझ लेना, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक देश है जिस देश में एक ब्रून नामक शहर है। इसी ब्रून नामक शहर के यह पादरी थे, है ना, एक मठ के पादरी थे, एक चर्च के पादरी थे मेंडल। पूछा जा सकता है कि मेंडल कौन थे, तो वह एक ऑस्ट्रियन पादरी थे। बच्चा लोग ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन में कंफ्यूज होता है। ऑस्ट्रेलियन नहीं मारना है, कौन मारना है? ऑस्ट्रियन मारना है। ऑस्ट्रियन पादरी थे। ठीक है, यहां पे आपको 3 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल किस चीज का पॉलीमर है? जल्दी से बताओगे, न्यूक्लिक अम्ल किस चीज का पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल जो है यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस एनवी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गया? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजिक यानी यह एक इंग्लिश नाम है, फिलोसफिक जूलॉजिक। इसका हिंदी होता है जैविक दर्शन। जैविक दर्शन, ठीक है। जैविक दर्शन नामक किताब किसने लिखा, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है लामार्क के द्वारा, जीन बैप्टिस्ट लामार्क, है। जीन बैप्टिस्ट लामार्क, जीवी लामार्क के द्वारा लिखा गया किताब है फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, 1809 में यह किताब लिखी गई थी, 1809 में। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। आगे हमारा AATTC, है ना। AATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अभिज्ञान स्थान है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना। यह हो जाएगा आपका EcoRI। AATTC जो है यह किस प्रतिबंधन न्यूक्लियो, यहां पे आगे में जी होगा जी, हाँ GAATTC यह जो है EcoRI का प्रतिबंधन अभिज्ञान स्थान है, पहचान चिन्ह है। ठीक है, आगे विश्व की सबसे दुधारू नस्ल कौन है? विश्व की सबसे दुधारू नस्ल, विश्व की सबसे दुधारू नस्ल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन है वर्ल्ड में? तो वह है हॉलस्टाइन फ्रिजियन। हॉलस्टाइन फ्रिजियन जो है यह विश्व की सबसे दुधारू नस्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है? दूध से दही बनाने के लिए जब हम दूध से दही बनाते हैं, दही जमाते हैं, उसमें हम किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? तो वह है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का हम प्रयोग करते हैं दूध से दही बनाने के लिए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रिस्ट्रक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची के रूप में जानते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कह दीजिए या कह दीजिए आप आणविक कैंची, यह दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? जैव डकैती, ऐसा सब याद दिया है, लगा ऐसा कहीं कोई डाका डाला जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। जैव डकैती, इसको बायो पायरेसी कहा जा सकता है ना, बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा दे देगा कि बाप रे बाप कहां डाका डाला गया, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बोल रहा है? बायो पायरेसी, है ना। बायो पायरेसी क्या है? बोलता है ना, बायो पायरेसी क्या है? जल्दी से बताइएगा। जैव डकैती। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जैव पायरेसी। बोलता है, देखिए यहां पे ये कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर नहीं सही है जैव पायरेसी के अंतर्गत। देखिए जैव पायरेसी किस, जैव डकैती या बायो पायरेसी किसको कहते हैं? बोलता है जब किसी जैव संसाधन का प्रयोग बिना उस राष्ट्र की अनुमति के हम लोग यूज में लाते हैं, उसी को हम जैव पायरेसी कहते हैं, है ना, बायो पायरेसी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, पारितंत्र के दो वनस्पतियों के बीच संक्रमण का भाग कहलाता है। पारितंत्र में जब दो वनस्पति के बीच संक्रमण होता है तो वह भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इकोटॉन, इकोटॉन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव कौन होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में सबसे ज्यादा विभिन्नताएं, सबसे ज्यादा विविधताएं किसमें पाई जाती है? उत्पादक, उपभोक्ता या घटक, अपघटक में किसमें सबसे ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। सबसे ज्यादा विविधताएं जो है यह पाया जाता है सूक्ष्मजीव यानी अपघटक में पाया जाता है, डिकम्पोजर में पाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था, यह बाघ के बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था। इस प्रोजेक्ट की शुभारंभ की गई थी, तो यह कब शुभारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 11, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, है ना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आप लोग को 3 नियम पढ़ना है, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति। यह 3 चीज आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 16 में, चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 में इन तीनों को पढ़ना है। तो इन तीनों के अंतर्गत पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया या किस वर्ष प्रतिपादित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में इसको पारित किया गया था। अगला है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहलाता है? पृथक्करण यानी अलग हो जाना। अलग होने का जो यह सिद्धांत है, यह मेंडल के एक संकर क्रॉस पर दिया जाने वाला दूसरा
ये है दूसरा नियम है ना। मेंडल के एक शंकर क्रॉस के पर आधारित यह दूसरा नियम है पृथक्करण का सिद्धांत, जिन्हें हम युग्मक शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए के पाइरिमिडीन में क्या पाया जाता है? देखिए डीएनए में दो टाइप के नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, दो टाइप के नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन और पाइरिमिडीन, प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। और पाइरिमिडीन के अंदर भी दो आते हैं, थायमिन और साइटोसिन, है ना, थायमिन और साइटोसिन आता है। तो थायमिन और साइटोसिन देखिए पहला नंबर है, थायमिन और साइटोसिन आता है जी। 15, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किन चट्टानों में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है यह किस चट्टानों के मध्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि जीवाश्म जो है किस प्रकार के चट्टानों के बीच पाए जाते हैं? तो यह है रूपांतरित चट्टानों के बीच जीवाश्म ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण, जब हमें एलर्जी होती है किसी भी चीज से, तो हम सबसे पहले वहां का जो कोशिका है वह IgE रिलीज करता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई रिलीज करता है, जो कि एक एंटीबॉडी है। और इस एंटीबॉडी के प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ताइचुंग इनमें से किसकी नस्ल है? देखिए ताइचुंग नहीं है, ये गलत लिखा गया है, थाइचुंग है, थाइचुंग, थाइचुंग नेटिव 1, इसका पूरा नाम लिखा गया थाइचुंग नेटिव 1। यह जो है धान की नस्ल है, जो फिलीपींस के द्वारा विकसित, ताइवान के द्वारा विकसित की गई नस्ल है, थाइचुंग नेटिव 1। ओके, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत, है ना, बायो फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है हरा शैवाल, जिसे हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, नील हरित शैवाल यहां होना चाहिए। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है भाई? प्लाज्मिड क्या है? दो ठो प्लाज्मिड का नाम यहां पे आता है एग्जाम्पल में, PBr स्मॉल p कैपिटल B कैपिटल R 322, है ना, PBr 322 एक प्लाज्मिड हो गया। दूसरा प्लाज्मिड है Ti प्लाज्मिड, जिसमें कि यह प्राकृतिक प्लाज्मिड है और यह कृत्रिम प्लाज्मिड है, संश्लेषित प्लाज्मिड है। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है यही पूछा गया है। प्लाज्मिड जो है जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, हाँ डीएनए, यानी जीवाणु की कोशिका में जो डीएनए होता है उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसजोनिक मूसा यानी ट्रांसजोनिक चूहा प्रयोग के लिए किसके प्रयोग के लिए, किस चीज के प्रयोग में लाया जा सकता है? ट्रांसजोनिक मूसा का प्रयोग किसके लिए लाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, किसके लिए हम ट्रांसजोनिक मूसा का उपयोग में लाते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ कोविड का वैक्सीन जो है, आप लोगों को फिर से हिदायत दे रहा हूं कि क्योंकि कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है ना, कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग कोविड का टीका ले लो, बूस्टर डोज जाकर के ले लो। सरकार बार बार बोल रही है जाकर के बूस्टर डोज एकदम जल्दी से वैक्सीन ले लो। बात समझ में आ गया? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए ट्रांसजोनिक मूसे का प्रयोग किया जाता है, भी चूहा का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं,
क्या कहलाता है? यानी ठंड के मौसम में जो जंतु अक्रिय यानी निष्क्रिय हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम शीत निष्क्रियता कहते हैं, यानी ठंडा में निष्क्रिय हो जाना। शीत, ठंडा, निष्क्रियता यानी निष्क्रिय हो जाना। शीत निष्क्रियता का नाम को इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र यानी जल का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी तंत्र का हो, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी तंत्र का हो, वह हमेशा सीधा होगा, है ना, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, जलीय पारितंत्र रहे, मैदानी भाग रहे, किसी भी भाग में रहे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, है ना, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है, बगल के राज्य में, है ना, यूपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 1984 के भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है, किस चीज से संबंधित है भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट का से क्या हुआ था, किस चीज का मिक्सचर हुआ था इसमें? क्वेश्चन नंबर 24, मिथाइल आइसोसाइनाइड पर आखिर हुआ क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड से जल अभिक्रिया कर लिया था जिसके कारण के विस्फोट हुआ था। वह क्या था कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य रात्रि में, यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, है ना, ये याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो फैक्ट्री थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, है ना, यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी। यह एक कीटनाशी बनाने की फैक्ट्री थी, है ना, कीटनाशी बनाती थी, कीटनाशी बनाने की फैक्ट्री थी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक अमेरिका का एक फैक्ट्री था। ठीक है, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट और फॉस्जिन गैस का उपयोग किया जाता था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंकर के ऊपर से वाटर पाइपलाइन लेके जाया गया था, जिसके कारण उसके पाइपलाइन से पानी का रिसाव हुआ और उसी पानी के रिसाव में जल से अभिक्रिया कर लिया कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जब जल से अभिक्रिया कर लिया तो यह जो है कि एक भयंकर विस्फोट हुआ उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में, और उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग, जो लगभग 2000 के करीब लोग मरे, बहुत सारे लोग आंख से अंधे हो गए, है ना, ये सी कहानी हुई थी। ठीक है, तो यह जल से अभिक्रिया किया था। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? यूनियन कार्बाइड। यह किस देश का था? अमेरिका का था। यह क्या बनाता है भाई? कीटनाशी बनाता है। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में सफल हुए। मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि क्या थे भाई? उसने मटर के पौधे को चुना। सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आता है कि उसने मटर के पौधे को चुना। अगर मटर के पौधे को वो नहीं चुना होता तो वो सफल नहीं हो पाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए कूटक्रम कहलाते हैं। डीएनए का जो कूटक्रम होता है वह क्या कहलाता है? डीएनए का कूटक्रम कहलाता है। ठीक है, बताइएगा जल्दी से, डीएनए का कूटक्रम क्या कहलाता है? डीएनए का कूटक्रम कहलाता है एक्सॉन। डीएनए का कूटक्रम क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत पर असर डालता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन परत यानी O3 लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? वह कौन सा गैस है? ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, है ना, CFC। CFC के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लोरोकार्बन भी इसको ये करता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? यह नीट का क्वेश्चन था भाई।
यह नीट का क्वेश्चन था। यह टी हेल्पर सेल को सबसे पहले मारता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी का सेनापति है, हमारे इम्यून सिस्टम का सेनापति है। हमारे शरीर के अंदर जो महाभारत चल रहा है उसमें एक पक्ष यानी हमारे पक्ष का सेनापति कौन है? टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल को ही जाकर के HIV किल कर देता है, जिसके कारण कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत ज्यादा डिफिशिएट होता है, डिफिशियंसी आता है, और यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का यह कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, बोलता है इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? गलत जोड़ा पूछ रहा है। गुआनिन का साइटोसिन के साथ लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद थायमिन का एडेनिन के साथ लगेगा, ये भी ठीक है। ये दोनों DNA में होंगे, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों कहां होंगे? DNA में होंगे। एडेनिन का यूरासिल के साथ लगेगा, ये RNA का बात कर रहा है। थायमिन का यूरासिल के साथ ये कभी हो ही नहीं सकता। थायमिन कभी यूरासिल के साथ जोड़ा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि थायमिन DNA में पाया जाता है और यूरासिल RNA में, दोनों अलग अलग मैटर है, जिसके कारण कि ये जोड़ा सही नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो गया। 29, 30 दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधे के जड़ पिंड में, यह 10th में भी क्वेश्चन आया था जी। 10वां में भी आप लोग इस एग्जाम को जिस समय कंप्लीट कर रहे थे उस समय यह क्वेश्चन आया था। दलहनी पौधे के जड़पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु है यह दलहनी पौधे के जड़पिंड में पाया जाता है। इसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लैक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लैक ऑपेरॉन जो जैकब और मनोड के द्वारा प्रदर्शित किया गया यानी प्रस्तुत किया गया एक मॉडल है, यह किसका प्रतिनिधि करता है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि, दमनकारी जीन क्रियाविधि, गृह संचालन जीन क्रियाविधि, इन सभी का, है ना। जल्दी से बताओगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। याद रखिएगा, लैक ऑपेरॉन जो है यह अनुदेशी जीन की क्रियाविधि का यह करती है, प्रतिनिधि करती है, दमनकारी का नहीं करती है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इसका करता है, दमनकारी का करता है। गृह संचालन जीन ये तो कहीं आता ही नहीं है, ये तो जाएगा ही नहीं। आपका अनुदेशी जीन यानी जो जीन क्रिया करेगा, जो प्रेरक जीन, इसी को अनुदेशी जीन को ही हम प्रेरक जीन कहते हैं। तो लैक ऑपेरॉन जो है यह प्रेरक जीन का प्रतिनिधि करता है। और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, है ना, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जिसमें कि ट्राई ए से लेकर के ट्राई ई तक 5 जीन होते हैं, वह करता है दमनकारी जीन की क्रियाविधि का प्रतिनिधि करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय क्या होता है भी? पारस्परिक आश्रय होता है ना, एक दूसरे के परस्पर आश्रय क्या किसके किसके बीच में है भाई? जल्दी से बताइएगा। 32 का पारस्परिक आश्रय है, तितली तथा फूलों के बीच पारस्परिक आश्रय है। क्वेश्चन नंबर 33, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक में स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना प्रतिशत ऊर्जा ट्रांसफर होता है? याद रखिएगा 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। यह 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम से पूछा गया क्वेश्चन है। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम, ऊर्जा प्रवाह का नियम, जिसको कि लिंडमैन ने दिया था जी। याद रखिएगा इनको भी, लिंडमैन के द्वारा दिया गया यह 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम है, जिसमें कहा गया है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा अलग अलग उपापचयी क्रियाओं में व्यर्थ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? रेड डाटा बुक यानी RDB में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? यह IUCN के द्वारा दिया गया एक बुक है, सजेस्ट किया गया एक बुक है। IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, कंजर्वेशन फॉर नेचर, कंजर्वेशन फॉर नेचर।
क्या यह प्रस्तावित यह किताब है, प्रकाशित यह किताब है, इस किताब के अंतर्गत दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, यानी कि यह तीनों प्रजातियां आती हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जलाशय में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है। जलाशय में पोषक पदार्थ की अधिकता किस बात पर, किसके कारण ज्यादा उत्पन्न होती है, अधिकतम उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइएगा। जलाशयों में पोषक की अधिकता उत्पन्न करती है, कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, सुपोषण। सुपोषण जो है यह जलाशय में पोषक अधिकतम उत्पन्न यही करता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, 36, मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, कौन सा दशा उत्पन्न होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 35, मिलेनिन रंग द्रव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है रंजकहीनता। मिलेनिन जो है एक प्रकार का हमारा कह सकते हैं वर्णक है। यह वर्णक अगर हमारे आंख में नहीं पाया जाएगा तो रंजकहीनता यानी कह सकते हैं वर्णांधता का प्रोसेस यहीं से उत्पन्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए कोडोन से बंधता है उसको हम क्या कहते हैं? टीआरएनए में पाए जाने वाला वह 3 क्षारक का क्रम जो एमआरएनए को अपने साथ बांधता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम कहते हैं एंटीकोडोन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? एंटीकोडोन या प्रतिकोडोन। बार बार यह क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्रतिकोडोन किस में पाया जाता है, किस आरएनए में पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिकोडोन ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं भाई? पास्चुराइजेशन में जो लुईस पास्चर के द्वारा इन्वेंट किया गया एक प्रोसेस है पास्चुराइजेशन, इसमें हम किसको गर्म करते हैं? तो पास्चुराइजेशन में केवल हम दूध को गर्म करते हैं भाई, किसी भी कोई तरल को नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूध को हम पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पहली ट्रांसजोनिक फसल कौन थी? पहला पारजीवी फसल कौन था? क्वेश्चन नंबर 39, पहला पारजीवी फसल ट्रांसजोनिक फसल कौन था? आपको याद होना चाहिए कि पहला ट्रांसजोनिक फसल तंबाकू था, खैनी है ना, पहला ट्रांसजोनिक फसल था। क्वेश्चन नंबर 40, कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कवक मूल। क्वेश्चन नंबर 40 कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? जल्दी से बताओगे कवक मूल किसका उदाहरण है? तो यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसी कवक मूल के अंदर आता है माइकोराइजा इसी के अंतर्गत आता है जो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। उच्च कुल के पौधे इसी कवक मूल के साथ अपना सहजीवी संबंध बनाते हैं जो कि एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पेड़ पौधे किस चीज को निभाते हैं, किस चीज का ऑर्डर निभाते हैं, किस चीज में उनको कंसीडर किया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। बताइएगा जल्दी से। तो हरे पेड़ पौधे हमेशा स्वपोषी होते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादक की श्रेणी में, उत्पन्न करने वालों की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है ना। उपभोक्ता जो उत्पादक को ग्रहण करते हैं और अपघटनकर्ता जो उत्पादक और उपभोक्ता को मरने के बाद सड़ा गला करके उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट क्वेश्चन, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तन दर का कारण है। त्वचा कैंसर में वृद्धि और परिवर्तन दर में वृद्धि का मेन कारण क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च परिवर्तन का दर क्या है ना, जल्दी से बताओगे। त्वचा के आजकल त्वचा कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसमें उत्परिवर्तन दर ज्यादा होता है ना। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण, ओजोन परत में अपक्षय इसका प्रमुख कारण है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 42। इस तरह से आपका बायोलॉजी का सिलसिलेवार तरीके से 1 से लेकर के 5 तक सेट कंप्लीट हुआ है ना। अब अगला क्लास जो भी होगा वह आपका मॉडल पेपर से संबंधित होगा। तो आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो इसे एक बार शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।